guys, welcome to my channel Let's Crack Judiciary। आज लिमिटेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्नॉलेजमेंट मैं लेके आई हूँ और सेक्शन 18, 19, 20 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 डील करता है एक्नॉलेजमेंट से। देखिए, अगर मेंस का क्वेश्चन बनता है लिमिटेशन में, जैसे सिविल लॉ का पेपर होता है, तो एक क्वेश्चन आने के चांस हो जाते हैं एक्नॉलेजमेंट में से। लेकिन आप जब भी एक्नॉलेजमेंट करें तो 18, 19, 20 तीनों को एक साथ ही पढ़ें, ठीक है। और मैं इसका एग्जाम्पल पे क्वेश्चन भी उठाऊंगी, जिससे मैं आंसर में आपको बताऊंगी कि कैसे इनको कोरिलेट करना है तीनों को। लेकिन थ्योरी के लिए एक बार आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, ताकि आंसर जब हम करेंगे तो हमें क्लैरिटी हो कि किस तरह से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो एक्नॉलेजमेंट होता क्या है? देखिए, एक्नॉलेजमेंट होता है एक्नॉलेज करना, कन्फेस करना, ठीक है, किसी चीज को मानना कि हाँ ये है, ठीक है। तो ये होता है एक्नॉलेजमेंट। व्हाट इज एक्नॉलेजमेंट? पहला इक्वेशन है कन्फेशन, एडमिशन, रिकॉग्निशन, यानी कि रिकॉग्नाइज करना किसी चीज को। तो ये क्यों है लिमिटेशन में? इसका ऑब्जेक्ट क्या है? क्योंकि ये POL यानी कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन को बढ़ा देता है, इसीलिए ये सेक्शन 18 में है। देखिए, हर सेक्शन का एक ऑब्जेक्ट होता है। आप उसे ऑब्जेक्ट को सोचेंगे कि ये सेक्शन क्यों डाला गया, तो आप है ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। तो ये इसलिए डाला गया कि ये एक्सटेंड कर देता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन को। तो किसके लिए? प्लेंटिफ के लिए। तो ये अच्छी बात है कि उसका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है सूट फाइल करने, सूट इंस्टीट्यूट करने का है, एप्लीकेशन बनाने का है, वो टाइम बढ़ जाता है। सेकंड चीज देखिए, एक्नॉलेजमेंट का क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है कई बार कि व्हाट इज एक्नॉलेजमेंट एंड व्हाट आर इट्स एसेंशियल्स। तो आप डायरेक्ट एसेंशियल भी लिख सकते हैं। तो ये 18 सेक्शन 18 जो है वो है बेस एक्नॉलेजमेंट का, और 19 है इसकी एक ब्रांच को लेते हुए अबाउट पेमेंट, और 20 है 18 और 19 दोनों से रिलेटेड। तो अगर एसेंशियल पूछते हैं, चाहे वो 18, 19, 20 कोई सा भी हो, यही 4 एसेंशियल्स हर क्वेश्चन में आएंगे अबाउट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या एसेंशियल है कि एक्नॉलेजमेंट होगा वहां पे, ठीक है। सेकंड चीज होगी कि एक्नॉलेजमेंट किस चीज का? किसी राइट या लाइबिलिटी का। ये है सेकंड पॉइंट। आप अगर किसी चीज को मानेंगे, या तो वो किसी राइट को मानेंगे या किसी लाइबिलिटी को, तो सेकंड पॉइंट ये होगा। थर्ड क्या है कि अब ऑब्जेक्ट इट मस्ट बी मेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यानी कि जो सूट का टाइम है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, उससे पहले ही होना चाहिए, तभी ये उसको एक्सटेंड करेगा। अगर आप एक्सपायरी के बाद रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। थर्ड चीज हो गई ये। फोर्थ चीज है दैट ये राइटिंग में होना चाहिए और साइंड होना चाहिए। किससे? जिसके खिलाफ ये सूट इंस्टीट्यूट करना है। इट मस्ट शुड बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पार्टी अगेंस्ट whom such property or right shall be claimed, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। एक्नॉलेजमेंट का जब भी बात आएगी, आप एक केस बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तिलक राम वर्सेस नाथू 1967 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में जो ये ऊपर एसेंशियल 4 बताए हैं, ये प्रिस्क्राइब थे, इसीलिए ये एक्नॉलेजमेंट में, यानी कि कोई भी अगर क्वेश्चन आता है ना एक्नॉलेजमेंट के ऊपर, यानी कि सपोज एप्लीकेशन बेस भी अगर आ जाता है और वो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आंसर नहीं बन रहा है और 10 मार्क्स का है सपोज, तो आप ना ये केस जरूर लिख सकते हैं। और अगर वो चीज यानी कि एप्लीकेशन का आंसर बड़ा है, तो आप है ना इसमें तिलक राम वर्सेस नाथू करके इसमें बता सकते हैं कि जो गाइडलाइंस थी रिगार्डिंग एक्नॉलेजमेंट वो डिस्कस की गई थी। और अगर वो थोड़ा छोटा बन रहा है आंसर, तो उसमें 4 पॉइंट मेंशन कर दीजिएगा, तो आपका आंसर को एक डेप्थ मिलेगी, एक वो मिलेगा कि हाँ अच्छी तरह से आंसर अटेम्प्ट किया हुआ है और इसे नॉलेज है कि एक्नॉलेजमेंट के बारे में, ठीक है। जब आंसर प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको दोबारा ये बातें बता दूंगी, ठीक है। लेकिन आप इस केस को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बार बार केस जब आता है ना,
जुबान पर तो वो हमें याद हो जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तिलक राम वर्सेस नाथू 1967 सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद है 18 जो हम पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। इसमें सेकंड आप सबसेक्शन देखेंगे तो वो बात करता है जिस एक्नॉलेजमेंट पे डेट नहीं है, यानी कि एक्नॉलेज कर दिया कि मैंने आपके इतने पैसे ले रखे हैं या देने हैं, तो उस पे डेट नहीं लिखी, तो आप इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत ओरल एविडेंस उसका दे सकते हैं कि ये उस दिन हुई थी, उसका ओरल एविडेंस आप दे सकते हैं। लेकिन कंटेंट यानी कि डॉक्यूमेंट में क्या है उस कंटेंट को आप प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये है 18 के सबसेक्शन 2 में। ठीक है, अनडेटेड, इसलिए मैंने एक वर्ड लिख दिया ताकि आपको अनडेटेड देखते ही सारा वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स टाइप है, इसमें पूरा छापने की जरूरत नहीं है। बेयर एक्ट को एक वर्ड लीजिए जिससे आपको ऐसे याद हो जाए, क्लिक होके कि हाँ अनडेटेड है तो उसका ओरल एविडेंस दे सकते हैं, और जो कंटेंट है उसका नहीं दे सकते एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट। तो 2 ही सबसेक्शन है। उसके बाद आती है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एक्नॉलेजमेंट माना है 4 चीजों को। किस किस को देखिए, अगर एग्जैक्ट नेचर प्रॉपर्टी या राइट का वहां पे नहीं है तब भी वो एक्नॉलेजमेंट होगा। यानी कि सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल के उससे बताती हूँ, ए ने एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ मैंने आपके पैसे देने हैं, किस रिगार्डिंग में, किस राइट में, किस प्रॉपर्टी का, वो मेंशन नहीं है, तब भी वो चीज क्या है, एक्नॉलेजमेंट है। क्योंकि अगर बी के पैसे उसने लिए हैं तो ऑब्वियसली किसी राइट प्रॉपर्टी के लिए हैं, तो वो एक्नॉलेज तो कर रहा है कि भैया मैंने आपके पैसे लिए और देने हैं। ठीक है, इसीलिए बेशक राइट और प्रॉपर्टी वहां मेंशन ना हो, एक्नॉलेजमेंट होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि वो ये कह दे कि नहीं अभी तो पेमेंट का टाइम ही नहीं हुआ। वो क्या एक्नॉलेज कर रहा है कि नहीं अभी टाइम पेमेंट का नहीं है। इट मीन्स एक तरह से देखा जाए तो वो ये तो कह रहा है कि राइट और प्रॉपर्टी का है वहां पे एग्जिस्टेंस। अगर वो पेमेंट डिनाई कर रहा है यानी कि वो राइट या प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट मानता है कि हाँ राइट तो है लेकिन अभी पेमेंट का टाइम नहीं आया है, तो वो भी क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट, यानी कि डिनाई कर रहा है फिर भी क्या माना जाएगा कि वो एक्नॉलेजमेंट है। सेकंड पॉइंट है ये। थर्ड है रिफ्यूजल टू पे। अब वो कहता है नहीं मैं तो पे नहीं करूंगा। किस चीज के भाई, अगर मना भी कर रहा है तो किसी प्रॉपर्टी या राइट के बारे में ही तो कर रहा है। दैट्स वाई ये भी किसमें इंक्लूड होगा, एक्नॉलेजमेंट में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, उस पर्सन को एक्नॉलेज ना करके किसी दूसरे पर्सन को कर रहा है, यानी कि मैंने तेरे पैसे नहीं उसके पैसे देने हैं, तो वो भी क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट। क्योंकि वो तो आगे कोर्ट का काम होगा राइट देखना किसके रिगार्डिंग है, वो उसके पर्सन जो जिसके बारे में एक्नॉलेज कर रहा है उससे ना होके उसमें है, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। लेकिन आप एक्नॉलेज तो कर रहे हो ना कि हाँ लायबिलिटी है, इसकी नहीं तो उसकी सही। ठीक है, तो ये 4 चीजें ध्यान रखिएगा। मैंने शॉर्ट्स में लिखे हुए हैं, मैं इंस्टाग्राम पे इसका पिक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। अब बी क्या कहता है, जो साइन किए हैं वो खुद भी कर सकता है या अपने एजेंट से भी करवा सकता है। एजेंट का एक्सप्लेनेशन 20 सेक्शन 20 से भी रिलेटेड है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि जो एजेंट है वो भी साइन कर सकता है, वो भी एक्नॉलेजमेंट में माना जाएगा। उसके बाद आता है सी। सी कहता है जो एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन है, डिक्री या ऑर्डर की जो एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन है वो मानी नहीं जाएगी। किसकी एप्लीकेशन, प्रॉपर्टी या राइट की। एग्जीक्यूशन यानी कि इसमें एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट में नहीं आएगी, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, 18 ही बेस है एक्नॉलेजमेंट का, इसमें मीनिंग, एसेंशियल्स, केस सब आ जाता है। उसके बाद है 19। अब 19 में जो हमने राइटिंग साइन एक्नॉलेजमेंट का किया उसको रिप्लेस कर दीजिए पेमेंट से। यानी कि आपने उधार लिए किसी से और कुछ पेमेंट कर दी, 1000 की थी और 100 रुपए आपने दे दिए, तो वहां से भी एक्नॉलेजमेंट दोबारा स्टार्ट हो जाता है। ये बात करता है
सेक्शन 19 अफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन डेट और इंटरेस्ट ऑफ ऑन लीगेसी, ये बात करता है सेक्शन 19। तो लिमिटेशन कब स्टार्ट हुआ? ऊपर था जब राइट और साइन किया, यहाँ पे है जब पेमेंट बनी। ये प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जाता है एज पर सेक्शन 19 कब वो होगा। तो उसमें क्या करते हैं, एक्नॉलेजमेंट का राइटिंग साइन भी दे दिया, आपको वो नहीं करना है। 19 में क्या आता है, पेमेंट। 19 को पेमेंट वर्ड से कनेक्ट कर दीजिए, ऐसे ही रिवाइज कीजिएगा और आपको याद भी हो जाएगा कि हाँ 19 में एक्नॉलेजमेंट की पेमेंट होती है और वो कब होनी चाहिए, वो भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन से पहले, और अगर हो जाती है तो वो बढ़ जाएगा क्या, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि 1 जनवरी 1928, यानी कि अब तो ये वैसे वैलिड नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पुराना टाइम हो गया, क्योंकि 1963 में बना था, इसीलिए इसे रेफर किया गया है, पर हमें पढ़ना होगा। ये प्रोवाइजो कहता है कि 1 जनवरी 1928 से पहले जो एक्नॉलेजमेंट पेमेंट का होगा वो राइटिंग और साइन में होना भी जरूरी होगा। ठीक है, ये कहता है प्रोवाइजो। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में कहता है कि मॉर्टगेजर, जो मॉर्टगेजर के ने लैंड दे दी मॉर्टगेजी को, ठीक है, उसके बाद उसकी जो वो प्रॉफिट गेन कर रहा है उस लैंड से, रिसिप्ट ऑफ प्रॉफिट कोई भी है, रेंट का है, तो वो भी पेमेंट मानी जाएगी। ठीक है, और सेकंड बी पार्ट कहता है डेट जो है वो किसी डिक्री और ऑर्डर है जो कोर्ट में, उसका मनी इंक्लूड नहीं करेगा, यानी कि जो डिक्री में और ऑर्डर में आपको मनी मिला है वो पेमेंट में नहीं माना जाएगा। ये इसमें कहता है 19 के एक्सप्लेनेशन की बी में। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या कहता है, अफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन। अब इसमें वर्ड यूज हो गया अनदर पर्सन, लेकिन ये वही अनदर पर्सन है जो एजेंट हमने 18 और 19 में पढ़ा, ड्यूली ऑथोराइज्ड। ठीक है, एजेंट ड्यूली ऑथोराइज्ड जो हमने पढ़ा, इसलिए मैंने कहा था कि ये सेक्शन 20 से रिलेटेड है। तो इसमें वो अनदर पर्सन कौन होंगे, उनके बारे में सेक्शन 20 बात करता है। देखिए क्या कहता है कि फर्स्ट इसके 3 सबसेक्शन है। पहला सबसेक्शन कहता है कि 18 और 19 में 18-19 में जो एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड है उसमें अगर डिसेबिलिटी है तो उसमें इंक्लूड होगा लॉफुल गार्जियन, यानी कि सपोज माइनर है तो उसका लॉफुल गार्जियन है वो भी साइन कर सकता है, वो भी पेमेंट कर सकता है, ये वो बात कह रहा है। तो कौन कौन होगा, लॉफुल गार्जियन, कमिटी और मैनेजर। ठीक है, और अब इन तीनों के जो एजेंट होंगे वो भी इंक्लूड होंगे इन तीनों पर्सन की। सबसेक्शन 1 ये बात करता है, यानी कि एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड में ये तीनों पर्सन जो हैं वो इंक्लूड होंगे और इनके एजेंट भी हो सकते हैं, ये बात करता है सबसेक्शन 1। ठीक है, उसके बाद सबसेक्शन 2 कहता है सपोज कीजिए ज्वाइंट पार्टनर हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो एक अगर पेमेंट या साइन करता है तो दूसरे की लायबिलिटी, मतलब दूसरे के बिहाफ पे वो मानी नहीं जाएगी। नथिंग इन द सैड सेक्शंस रेंडर्स वन ऑफ सेवरल ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्टर्स, पार्टनर्स, एग्जीक्यूटर्स और मॉर्टगेजेस, 4 बंदे हो गए, उनकी मानी नहीं जाएगी। ठीक है, सेकंड बात ये करता है। अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है, देखिए पहला कहता ए पार्ट कहता है कि जो ओनर है प्रॉपर्टी का, एज पर हिंदू लॉ प्रॉपर्टी का कोई लिमिटेड ओनर है वो भी साइन या पेमेंट कर सकता है, वो ऑथराइज्ड है। ए में केवल यही बात मेंशन की गई है। और बी में कहा गया है कि अगर कोई मैनेज कर रहा है फैमिली का जो भी प्रॉपर्टी है उसको, तो उसके खिलाफ भी साइन किए जा सकते हैं। यानी कि सपोज मैं ऐसे बता देती हूँ आपको, ए और बी है, ए मैनेजर है हिंदू ज्वाइंट फैमिली का, वो मैनेज करता है प्रॉपर्टी को, तो वो भी वहां पे साइन या पेमेंट कर सकता है, वो भी वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि सेक्शन ही कह रहा है बाय अनदर पर्सन। ठीक है, तो वो अनदर पर्सन कौन होगा, इस सेक्शन में सारी वही बातें हैं। बी में देखिए, वेयर लाइबिलिटी हैज बीन इनकर्ड बाय
ठीक है, बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट मेड बाय ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ द मैनेजर ऑफ द फैमिली फॉर द टाइम बिंग, यानी कि मैनेजर का जो एजेंट है और वो खुद भी, वो भी इंक्लूड होगा, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड ऑन बिहाफ ऑफ द होल फैमिली, यानी कि होल फैमिली के बिहाफ पे मैनेजर या उसका जो एजेंट है वो पेमेंट या एक्नॉलेजमेंट कर सकता है, वो इंक्लूड होगा। तो इसमें आप देखेंगे 20 में तो बेसिकली एक चीज को नेगेट किया है, जो पार्टनर्स, एग्जीक्यूटर्स, मोर्टगेजी, ये सेकंड किया ना पॉइंट, वो ही नहीं कर सकते दूसरे के बिहाफ पे, बाकी सब वैलिड है। ठीक है, एक ही नेगेटिव में है सेकंड वाला पॉइंट, बाकी सब है। तो ये हमारा एक्नॉलेजमेंट फिनिश हो जाता है और एक और लेक्चर लगेगा लिमिटेशन में, जो बाकी सेक्शन बच गए हैं उसके बाद लिमिटेशन खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी कि लिमिटेशन एक्ट को जल्द से जल्द कैसे रिवाइज किया जाए विद इन 10 और मे बी 15 मिनट्स। ठीक है, और उसके बाद हम लेंगे इसके मेंस के क्वेश्चंस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको अगर लिमिटेशन में कोई एज पर क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आगे और अच्छी वीडियो बना सकूं। ठीक है, थैंक यू।